सो देखिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आईएएस पीसीएस हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको हर जगह मेंस में, प्री में, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लोग पॉलिटी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कई लोग पॉलिटी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ पॉलिटी, पॉलिटी है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है, मेनली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हम। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पहले तो बेटा इसमें बुक्स आप देखिए कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो बुक्स पढ़नी है वो फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th एनसीईआरटी। सेकंड, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। सेकंड बुक ये, ठीक है। आईएएस के बच्चों के लिए, पीसीएस के जो लोग हैं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टेट सिविल सर्विसेज सिर्फ नोट्स पढ़िए और घटना चक्र में क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। घटना चक्र पॉलिटी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती आपको। जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी सिविल सर्विसेज, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से हो जाता है। लेकिन हाँ, यूपीएससी के लिए जो पढ़ते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये भी पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है। इवन बेटा घटना चक्र भी प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें सिर्फ घटना चक्र में ना सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑल इंडिया में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इतना दिया हुआ है इसमें। तो ज़्यादा बेटा, मैंने हमेशा बोला कि जो पॉलिटी होती है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी है, पीसीएस के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। आईएएस के लिए भी यही है, कम बुक्स रखो, बार बार पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, अपने आप वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं ज़्यादा बुक्स लेकर बेटा, ज़्यादा बुक्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ कम बुक्स लो, एक दो बुक रखो, उसी को बार बार पढ़ो। जैसे लक्ष्मीकांत एक बुक हो गई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th एनसीईआरटी एक बुक हो गई, बस ये दो बुक हैं। और नोट्स जो पढ़ा रहे हैं वो रखिए, ख़त्म, बस हो गया पॉलिटी। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, अपने आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अननेसेसरी कई लोग बेटा ये भी बोलते हैं डीडी बासु खरीद लो, पीएम बख्शी भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी ठीक है। पीएम बख्शी अगर रेफरेंस के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बेयर एक्ट है। जो पीएम बख्शी की बुक आती है ना, इस तरह से बुक होती है वो पीएम बख्शी वाली, वो बेयर एक्ट होता है। ये जो पीएम बख्शी की ये बुक है, तो ये वैसे पढ़ने के लिए नहीं है, इतना आसान समझ में भी नहीं आता, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये बेयर एक्ट होता है, इसको आप खरीद सकते हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए, देखने के लिए। आप इसको ये सोचें कि मैं पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं। मान लीजिए कहीं पे रेफरेंस की ज़रूरत है तो इसको देख सकते हैं, बीच में लोग रखते हैं अपने पास, शौक के लिए भी रखते हैं, अच्छा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारे पास। तो ये बेयर एक्ट है, बेयर है मतलब ओरिजिनल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसी तरह से है। तो ये भी खरीद लेते हैं लोग, लेकिन ये रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए नहीं।
पढ़ने के लिए सिर्फ 2 बुक रखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक लक्ष्मीकांत। और प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक मैंने बोली है आपको, घटना चक्र। बस इतना करना है आपको। सो ज़्यादा बुक्स हर सब्जेक्ट में बेटा ज़्यादा बुक्स नहीं करना है, ज़्यादा बुक्स इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ जो ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को बोलता हूँ घूसखोर विद्यार्थी। वो नालायक पढ़ना नहीं पसंद करते, वो लाइब्रेरी बनाना पसंद करते हैं। ये बुक भी हो, ये बुक भी हो, ये बुक भी हो, सब बुक्स लगा लेंगे चारों तरफ, फिर उसके बीच में दुकान लगा के बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए बुक्स कम खरीदो, उनको पढ़ो ज़्यादा, बार बार पढ़ो। बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर पास होना चाहते हैं तो। और बाकी फेल होने के लिए तो बेटा सब कुछ खरीद के रख लो अपने पास, एक लाइब्रेरी बना के करते रहो जो करना है। तो बुक्स का तो ये स्टेटस है इसमें। इसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ना है हमें, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ये अराइज होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान, हिंदी है वो, ठीक है। क्या है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन? बुक है और क्या है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताइए कितने टाइम में लिखा गया? टाइम कितना लगा? 18 डेज, 2 years 11 month। इसको बेटा लिखने में इतने साल लग गए, तो पढ़ने में कितने साल लगने चाहिए? कम से कम 10 साल। इतने दिन तो बनाने में लग गए इसको। इतने दिन लगे थे, 2 years 11 month 18 days। दूसरी बात बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल बुक है ना, जो ओरिजिनल पेज हैं, बड़े बड़े पेज होते थे, इतने बड़े बड़े पेज, उस पेज के ऊपर ना लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा कैलीग्राफी में लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा ना इस तरह से कैलीग्राफी में लिखा हुआ है। जैसे अगर STB बनाना है तो कुछ अजीब सा ऐसे बना देते हैं, नहीं ऐसे, हाँ, जैसे मान लो द हिंदू लिखना है तो ऐसे। बेटा मैं तो जानता नहीं ये सब, लेकिन H बनाएंगे तो ऐसे घुमा घुमा के H बनाएंगे, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, उस बंदे का नाम क्या था जिसने ये सब लिखा है इसको? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। उसका नाम था प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। ये बंदा था राइटर, जिसने कैलीग्राफी में राइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हर पेज पे ना, जैसे फर्स्ट पेज देखेंगे तो उस पे हर पेज पे कुछ पेंटिंग बनी हुई है, कुछ चित्र बना हुआ है। जैसे कहीं पे राम भगवान की बनी है, कहीं पे अकबर का बना हुआ है, इस तरह से पेंटिंग है। उस जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को उस पे जो पेंटिंग की गई है, पेंटिंग, वो पेंटिंग करने वाले कौन थे? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ये थे पेंटर जो थे, ठीक है। इसको जो ड्राफ्ट किया है, किस वे में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेटा? एक बुक है, अभी तो दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे, बिल्कुल यही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ही है। इसमें अंदर देखोगे तो पार्ट्स हैं, पार्ट्स अंदर ना पार्ट्स हैं। जैसे हमारा रामचरितमानस होता है तो उसमें अध्याय होते हैं, कांड होते हैं।
अध्याय भी नहीं, कांड। अध्याय तो चैप्टर होता है, जैसे उसमें सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, दुनिया भर के कांड, ऐसे इसमें पार्ट है। अब कांड लिखते तो अच्छा नहीं होता ना, ठीक है, तो पार्ट इसमें है, इसमें ऐसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से पार्ट्स हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। और जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन को अभी बस ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसके अंदर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। और उन चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल के अंदर क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। जैसे चैप्टर है, मान लीजिए एक चैप्टर है तो उसके अंदर आर्टिकल ऐसे होगा 119, ऐसे लिखा होगा 19 नंबर। आर्टिकल के हमेशा नंबर्स होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होती है। आर्टिकल हो गया। आर्टिकल के बाद अगर ऐसे 1 लिख दिया मैंने, 19 1, ये क्लॉज हो गया। ए, ये क्या हो गया? सब क्लॉज हो गया। 19 आर्टिकल है, 1 क्लॉज है, ए सब क्लॉज है। और अगर एक और लिख दूं आगे में तो हो जाएगा सब सब क्लॉज। और ये सब आर्टिकल 19 के ही पार्ट, आर्टिकल 19 के ही पार्ट। तो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के अंदर क्लॉज होते हैं, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज होते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई पूछे आपसे, इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट which has legal sanctity, which has legal sanctity, which contains principles and functions of organs of government of state. It also contains ideals and aspirations of people of India. अब ये डेफिनेशन है इसकी। इस डेफिनेशन में बड़े सारे वर्ड्स हैं जो समझ ही नहीं आएंगे। विच हैज लीगल सेंक्टिटी, लीगल सेंक्टिटी नहीं समझ में आया होगा। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस, ये नहीं समझ में आया होगा। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं समझ में आया होगा। स्टेट नहीं समझ में आया होगा। आइडियल्स क्या हैं और एस्पिरेशंस क्या हैं, ये नहीं समझ में आया होगा। ये सारे वर्ड समझ में नहीं आएंगे। डेफिनेशन लिख लिया आपने, ठीक है, लिख लेना इसको, अभी मैं समझाता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच हैज लीगल सेंक्टिटी, विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इट ऑल्सो कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज लीगल सेंक्टिटी, विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इट ऑल्सो कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझने के लिए बेटा पूरी एक क्लास चाहिए इसी डेफिनेशन को। देखिए इसमें क्या है,
3 वर्ड पहले समझिए बेटा, एक तो कंट्री वर्ड होता है, एक नेशन होता है और एक स्टेट होता है। कंट्री, नेशन और स्टेट, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग पहले समझना जरूरी है। कंट्री क्या होता है? इट इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, इट इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब एरिया है। जैसे इंडिया, ज्योग्राफी में जब हम बोलते हैं ना तो बोलते हैं इंडिया इज ए कंट्री। कभी ज्योग्राफी की बुक में सुना आपने इंडिया इज ए नेशन? ज्योग्राफी पूरी बुक पढ़ लेना, उसमें हमेशा लिखा रहेगा इंडिया इज ए कंट्री। ज्योग्राफी है, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, पोन्ड्स हैं, तो ये सब क्या है? प्लेट्यूज हैं, ये सब क्या है? ज्योग्राफी है। टोपोग्राफी है, तो कहीं पे अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, कहीं पे प्लेन टोपोग्राफी है, कहीं अरावली है, कहीं हिमालय है, ये सब क्या है? ज्योग्राफी। सो कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। मीन्स अगर मान लो इंडिया से सारे लोगों को हटा दो तब भी इंडिया को हम कंट्री ही बोलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी है उसके पास, ठीक है। स्टेट नहीं बोल सकते, तो स्टेट के लिए पॉपुलेशन होना जरूरी है, गवर्नमेंट होना जरूरी है, लेकिन कंट्री रहेगा, वो कंट्री रहेगा। तो कंट्री इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। कंट्री, इट हैज बाउंड्री, हमेशा इसके पास बाउंड्री होती, इट हैज बाउंड्री। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी कंट्री है, उसकी अपनी बाउंड्री, इंडिया की अपनी बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशन। नेशन इज अ, इट इज ए इट इज ए कल्चरल एंटिटी। कल्चरल एंटिटी होती है। कल्चरल एंटिटी का मतलब है एक तरह से, नेशन पता है क्या होता है? नेशन हमारे माइंड में बनता है। सेम कल्चर को अगर हम फॉलो करते हैं, सेम कल्चर मीन्स अगर पंजाबी लोग हैं, पंजाबी यहाँ इंडिया में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूएसए में भी है, रशिया में भी, दे आर फॉलोइंग द सेम कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। सेम बेटा वो पगड़ी बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं, सेम वो कृपान रूपान भी रखते हैं कुछ लोग, सेम गुरुद्वारे होते हैं, यहाँ चले जाओ कनाडा में चले जाओ सेम गुरुद्वारा, सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड following the same culture are the part of single nation. Means अगर कोई पंजाबी कनाडा में रह रहा है, कोई पंजाबी इंडिया में रह रहा है, they are part of the same पंजाबी नेशन। इमोशनली इंटीग्रेशन होता है उनका। अभी देखा था बेटा, यहाँ हमारे किसान जो है फार्मर से एजिटेशन कर दे, कनाडा में एजिटेशन शुरू हो गया, इंग्लैंड में एजिटेशन शुरू हो गया। क्यों? इमोशनल इंटीग्रेशन है, सेम कल्चर है, हमारे पंजाबी लोग हैं, इस तरह की फीलिंग आती है, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, इमोशनल इंटीग्रेशन है। क्लियर हुई बात? तो इमोशंस, नेशन की बात करें तो नेशन क्या है? एक बाउंड्री लेस कॉन्सेप्ट। बाउंड्री नहीं है, मैंने बोला ना, पंजाब कनाडा, पंजाबी कनाडा का, पंजाबी इंडिया का, दोनों एक ही नेशन के पार्ट है, पंजाबी नेशन। गुजराती इंडिया में हो, गुजराती मलेशिया में हो, गुजराती ठीक है थाईलैंड में हो, गुजराती आपका यूएसए में हो, गुजराती आपका कनाडा में हो, सब एक ही नेशन के पार्ट हैं। किसके? पंजाबी गुजराती। क्यों? क्योंकि दे आर फॉलोइंग द सेम कल्चर, सेम कल्चर को फॉलो करें, they are following the same culture. So means all the people across the world who are following the same culture, they are part of the single nation. So nation is a cultural entity. Nation क्या है? Cultural entity है, and it is a boundaryless concept. 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 Boundaryless concept. Boundary नहीं है इसमें। मैंने बोला अक्रॉस द वर्ल्ड सेम कल्चर को फॉलो करने वाले एक सिंगल नेशन का पार्ट। तो मैं इंडिया को नेशन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ नेशंस, इतने सारे कल्चर है हमारे यहाँ, कोई पंजाबी है, कोई मलयाली है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कुछ भी है। इंडिया इज नॉट अ नेशन, जर्मनी इज ए नेशन। जर्मनी क्यों नेशन है? क्योंकि एक ही कल्चर है, जर्मन कल्चर। जापान इज ए नेशन, जापान में एक ही कल्चर है, जैपनीज कल्चर। हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है, तो इंडिया को नेशन नहीं बोल सकते। इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। इंडिया नेशन बनने की कोशिश कर रहा है और करता ही रहेगा, क्योंकि हेट्रोजेनिटी कभी खत्म नहीं होगी, होमोजेनस सोसाइटी कभी बन नहीं पाएगी। तो नेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम कल्चर को फॉलो करें, ठीक है। सो इंडिया इज नॉट अ नेशन, जर्मनी इज ए नेशन, जापान इज ए नेशन। क्लियर हो गया? नेशन समझ में आ गया?
तो नेशन इज ए कल्चरल एंटिटी एंड इट इज ए बाउंड्रीलेस कॉन्सेप्ट, बाउंड्रीलेस कॉन्सेप्ट, इसमें बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्रीलेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज ए बाउंड्रीलेस कॉन्सेप्ट, जर्मनी इज ए नेशन, जापान इज ए नेशन, जर्मनी इज ए नेशन, जापान इज ए नेशन, क्योंकि यहां एक ही कल्चर है। स्टेट की बात करते हैं, स्टेट क्या होता है? इट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी, इट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी। स्टेट कुछ है नहीं बेटा, स्टेट ना सिर्फ हमारे माइंड में है, बाकी स्टेट कुछ भगवान की तरह है। जैसे भगवान नहीं दिखते ना, भगवान क्या है? हमारे दिमाग में है। भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, लेकिन भगवान का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब मूर्त रूप। शिव जी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, कृष्ण जी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। बाकी बेटा गॉड तो किसी ने नहीं देखा, क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या पता, लेकिन मैनिफेस्टेशन कर रखा है। तो ऐसे स्टेट पता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है। स्टेट एक इमेजिनेशन है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल एंटिटी है। बोला स्टेट के पास क्या होता है, कैसे पता चलेगा स्टेट है? बोला स्टेट के पास 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 टेरिटरी, नंबर 3 गवर्नमेंट, नंबर 4 सोवर्निटी। बोला ये 4 चीजें होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल एंटिटी के पास, वो स्टेट हो जाएगी। साइज कितना भी बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मालदीव इज ए स्टेट, छोटा सा आइलैंड है, मालदीव इज ए स्टेट। वेटिकन सिटी इज ए स्टेट, पॉपुलेशन ही कितनी है, 2000-3000 लोग, स्टेट है। छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएसए इज ए स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, रशिया इज ए स्टेट, चाइना इज ए स्टेट। बड़ी स्टेट भी है, छोटी स्टेट भी है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना, गवर्नमेंट होना चाहिए, सोवरेनिटी। और स्टेट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंजिबल नहीं है, टच नहीं कर सकते। भगवान को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। भगवान हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। बट भगवान का मूर्त रूप है, भगवान को हम फील कर सकते हैं। गॉड को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस छू नहीं सकते, टेंजिबल नहीं है। स्टेट भी ऐसा ही है। लोग बोलते बेटा स्टेट कैसे आया? पहले कहाँ था स्टेट? पहले स्टेट नहीं था, पहले गवर्नमेंट होती थी। शुरू में हम हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, हुलुलु करते थे, अपना लिया और शुरू हो गए हंटिंग और गैदरिंग करना। कोई स्टेट नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था, कोई सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं था। इसका मतलब स्टेट इनिशियल स्टेज में नहीं था, स्टेट बाद में डेवलप हुआ। तो मीन्स स्टेट को किसने क्रिएट किया? इंसान ने क्रिएट किया, भगवान ने तो क्रिएट नहीं किया होगा। भगवान ने स्टेट नहीं बनाया। स्टेट किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कुछ लोग बोलते हैं इंसान ने कैसे बना दिया? भगवान ने तो दिमाग में डाला होगा कि स्टेट बनाओ, तभी बनाया होगा। जो भक्त लोग होते हैं वो हमेशा हर चीज बोलते हैं मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं। बोलते नहीं बेटा, आइडियोलॉजी है एक कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, भगवान पढ़ा रहे हैं तुम्हें, मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं, भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बोला भगवान ने दिमाग में डाला ह्यूमन बीइंग के, उसने स्टेट बनाई। बोला बेटा हमेशा किसी चीज को क्यों बनाया जाता है? भाई इस कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग आईएएस की तैयारी नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता पढ़ें क्या। गाइडेंस की जरूरत थी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब स्टेट की भी नेसेसिटी हुई होगी तभी स्टेट का जन्म हुआ। बिना नेसेसिटी के कुछ भी नहीं होता इस धरती पे, बिना जरूरत के कुछ नहीं होता। मान लीजिए बेटा आपको जरूरत नहीं होती तो राम सर के पास क्यों आते आप? घूमते वहां 14 सेक्टर में, मार्केट में, नहीं डोमिनोज पे बैठे होते, यहां खामा खाम स्टेट को सुन रहे होते। क्यों सुन रहे हैं बेटा? जरूरत है, नेसेसिटी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्टेट की जरूरत पड़ी तो जरूरत किस लिए पड़ी? रीजन क्या था? जब शुरू में थे हम तो रिसोर्सेज बहुत थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी। एक एक आदमी के पास 10-10 पेड़ थे आम के खाने के लिए, खा नहीं पा रहा था वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फाइट ही नहीं थी। मान लो बेटा आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं 4 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, सीट हो 10 लाख, कंपटीशन है? नहीं होगा। अब खुश जिसने भर दिया फॉर्म वही सेलेक्ट। कॉन्सेप्ट, इनिशियल कॉन्सेप्ट ऐसा था। सोसाइटी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी,
कंपटीशन था ही नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, रिसोर्सेस कम हो गए, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। और जब रिसोर्सेस कम हो गए, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो क्या होगा, कंपटीशन। जैसे आज है सीट 1000, एक अनार 100 बीमार, बोलते ना बेटा, एक अनार है और 100 बीमार है, तो अब कौन खाएगा, कंपटीशन होगा। सेम ऐसे ही रिसोर्सेस कम हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ी, कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन शुरू हुआ, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू किया लोगों ने, ये आम का पेड़ मेरा, वो बोलता मेरा। फाइट शुरू हुई, फाइट शुरू हुई, तो क्या हुआ, पंचायत, बूढ़े लोग, पंचायत बढ़ना शुरू हुआ। तो पंचायत बेटा इनिशियल सिस्टम है, पंचायत हमेशा से थी, पंचायत शुरू से थी। जब हम हंटर और गैदरर्स होते थे तब भी पंचायत होती थी। पंचायत एक इंटीग्रल पार्ट है, हमेशा से हर सोसाइटी में रहा है, वो गुप्ता पीरियड हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं पे भी हो। बूढ़े लोगों के पास गए कि साहब हमारा और इनका फैसला कर दो, ये आम का पेड़, मैडम बोलती है मेरा है, मैं बोलता हूँ मेरा है। वो बोला ठीक है करते हैं। बोला ऐसा करो 50-50 ले लो दोनों, एक दिन तुम खाना एक दिन तुम खाना, जितना तुम तोड़ लो तुम्हारा, जितना तुम तोड़ लो तुम्हारा। फिर क्या हुआ, ये बच्ची सीधी सादी, मैं चालाक, मैं गया बेटा एक दिन में सारा ही हिला दिया पेड़ को, सारा ही पेड़ को हिला दिया, सारे आम तोड़ के ले आया। फिर अगले दिन नाम ही नहीं इस बच्ची के लिए, पहला टर्न मेरा। बच्ची फिर पहुंच गई कि साहब ये तो बड़ा पागल आदमी, इसने सारे आम खा लिए, सारे आम लेकर चला गया, एक ही दिन में तोड़ लिए, मेरे पास आम ही नहीं बचे। फिर बोला यार अब फिर दिक्कत, अब जस्ट कैसे हो, जस्टिस कैसे हो, एक ही आम का पेड़ था, अब दूसरे को मैं दूसरे आम का पेड़ देता हूं तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बेटा उस पर्सन के पास, पंचायत के पास सब पहुंचने लग गए। अब बेटा वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ डिस्प्यूट रिजॉल्व करता था, कोई काम ही नहीं था, अपनी लाइफ के लिए भी कोई काम नहीं था उसके पास। अब अपने लिए उसको फूड चाहिए तो कहां से लाएगा। उसने बोला भाई साहब मुझे भी काम करना होता है, मैं भी कहां से खाना खाऊंगा, मेरी भी फैमिली है, तुम लोग मेरे से बस पंचायत ही करवाते रहते हो, कुछ मिलता भी नहीं है, पंचायत में कुछ पेमेंट भी नहीं होती, तुम लोग पेमेंट भी नहीं करते। तो लोगों को लगा बात सही बोल रहा है ये, पेमेंट होनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि एक ऐसा बॉडी बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, जो हमारे लिए काम कर सके, मीन्स हमारे झगड़े सुलटाए, हमारे जो डिस्प्यूट है उनको खत्म करे, हमारे लिए रोड बनाए, हमारे लिए ब्रिज बनाए, हमारे लिए, और हम उसको पेमेंट करें, हम उसकी सैलरी दें जिससे कि उसकी भी फैमिली चले और हमारी टेंशन खत्म। अब करेगा वो, रोड बनाएगा। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया स्टेट का, कि एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो स्टेट का नाम, जिसका नाम हम स्टेट रखेंगे। और उससे पहले भी कॉन्सेप्ट क्या था, उससे पहले स्टेट तो बाद में आया, पहले किंग आया, एक राजा होगा जो हमारे लिए काम करेगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा। फिर राजा से भी प्रॉब्लम होना शुरू हुई, क्यों, क्योंकि राजा जो था वो कभी कभी डेस्पोटिक हो जाता था, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता था, सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देता था। तो उन्होंने सर राजा भी बेकार है, फिर बोले एक ऐसी मल्टी मेंबर बॉडी बनाते हैं जिसमें एक आदमी ना हो, बहुत सारे आदमी हो। तो कोई एक आदमी होगा तो बेटा डेस्पोटिक हो सकता है, बहुत सारे आदमी होंगे तो कहां से हो पाएंगे, और वो हमारी भलाई के लिए काम करे। तो वहां से स्टेट कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ। स्टेट कॉन्सेप्ट का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। एक हीगल थिंकर है बेटा, हीगल थिंकर, हीगल एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर। हीगल बोलते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, लिख लीजिए हीगल। हीगल बोलते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। क्या मतलब स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट इज द, हीगल बोलते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट क्या है, मार्च है गॉड का अर्थ पे। बोले क्या मतलब, इन्होंने अलग ही कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला कि भगवान ने क्या किया, पहले पूरी धरती बनाई, सब बना दिया, सब बना के भगवान ने सोचा बस अब आराम करूंगा मैं। अब एक बात बताओ बेटा, आप किसी से कोई चीज खरीदो और अगर वो खराब हो जाए तो आप मेरे पास आओगे या उसके पास जाओगे, उसी के पास जाओगे। तो जब भगवान ने अर्थ वर्थ बना दी, ह्यूमन बीइंग बना दिए, अब ह्यूमन बीइंग जो है पहुंच गया भगवान के पास कि भगवान तुमने ये पहाड़ बना दिया, हिमालय इतना ऊंचा है, चढ़ ही नहीं पाता मैं, बताओ कैसे चढ़ूंगा। भगवान परेशान, बोला पागल आदमी क्यों टेंशन क्रिएट कर रहा है, इतना अच्छा खासा मैंने सब बना दिया, एंजॉय कर, मेरे पास आ जाते।
जिसको देखो वही उठ के भगवान के पास कंप्लेन करने पहुंच जाता था कि तुमने ये क्या गलत सिस्टम बना रखा है। वैली रिवर आती है, बाढ़ डाल देती है, रिवर आती है, बाढ़ आ जाती है, हम डूब जाते हैं, हमारा सब कुछ बनाया हुआ सब चला जाता है। जिसको देखो भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान ने सोचा यार ऐसे तो चलेगा नहीं काम, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि मेरे पास लोग कंप्लेन करने ना आए, किसी और के पास जाए। तो भगवान ने ह्यूमन बीइंग के दिमाग में डाला कि तुम एक स्टेट बनाओ और स्टेट के पास लोग जाएं। जैसे मान लो आज आपको पानी नहीं मिल रहा, वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप भगवान के पास जाओगे क्या? किसके पास जाओगे? एमसीजी के पास जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो क्या भगवान को फोन मिलाते हो क्या? एमसीजी को मिलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मिलाते हो, साहब लाइट नहीं आ रही हमारी। सो स्टेट बनाया भगवान ने, क्या बनाया? स्टेट बनाया। तो स्टेट इसलिए बनाया कि मैं बार बार यहां नहीं आ सकता प्रॉब्लम सॉल्व करने, स्टेट सॉल्व करेगा तुम्हारी प्रॉब्लम को। कौन सॉल्व करेगा? स्टेट। मान लो तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हें नहीं मतलब किसी और को हो गया, XYZ, मान लो किसी को कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो वो किसके पास जाएगा? भगवान के पास जाएगा पहले। क्या? पहले स्टेट के पास जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गरीब आदमी हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या? स्टेट है, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट है, स्टेट का मूर्त रूप है। अब वहां पे इलाज चल रहा है, मान लीजिए एम्स में चल रहा है, एम्स वालों ने भी बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, फिर किसके पास जाओगे? अल्टीमेट जुडिशरी, अल्टीमेट लॉर्ड, इसके पास? भगवान के पास। फिर मंदिर में भगवान ठीक कर दो, 100 रुपए का प्रसाद, समझ रहे हो? फिर वहां गेट, वहां कंप्लेन होना शुरू हो जाती है। क्यों? जब स्टेट फेल हो जाता है तब आप भगवान के पास जाते हैं। अगर स्टेट पास है तो नहीं जाते। अगर मान लो हॉस्पिटल ने ठीक कर दिया तो क्या है, भगवान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तो इसलिए बोलते हैं, हिगल बोलते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जैसे हम हर कंप्लेन गॉड से करते हैं, ऐसे ही लोग कंप्लेन किससे करते हैं? स्टेट से करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स किससे रिजॉल्व करवाते हैं? स्टेट से रिजॉल्व करवाते हैं। और स्टेट दिखाई नहीं देता। जैसे भगवान है तो भगवान दिखाई नहीं देते, ऐसे स्टेट दिखाई नहीं देता। स्टेट का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन क्या है? IAS ऑफिसर स्टेट है, IPS स्टेट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है। क्लर्क जो है, छोटा सा क्लर्क है, वो भी स्टेट है। तभी तो देखना क्लर्क भी, ठीक है, 10 लाख दहेज लूंगा मैं हरियाणा में, ज्यादा मांग लेते हैं लेकिन हरियाणा वाले तो खैर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं मैं, स्टेट हूं, अपने आप को स्टेट समझ लेता है वो, समझ रहे हैं? पिछली बार बेटा D ग्रेड का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, PhD वाले गए थे देने, MBA PhD BTech, साहब क्या बनना था? क्लर्क बनना था। स्टेट बन जाते हो आप। क्यों फाइट कर रहे हो? क्योंकि आप स्टेट बन जाओगे। आप जैसे ही IAS बनोगे वैसे ही आप स्टेट बन जाओगे, स्टेट का पार्ट बन जाएगा। सब लोग आपके पास आएंगे कंप्लेन लेके, साहब मैडम सॉल्व कर दो प्लीज, इसने कब्जा कर लिया, इसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। सुबह से शाम तक आपके पास, जैसे मंदिर में लाइन लगी रहती है भगवान की, ऐसे आपके मंदिर में लोगों की लाइन लगी रहेगी। इसी की फीलिंग लगेगी आपको, अच्छा हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, आपको ऐसा फील होगा। तो आप मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं किसका? स्टेट का। स्टेट का मैनिफेस्टेशन, स्टेट दिखाई नहीं देता, स्टेट को फील किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्टेट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या है? स्टेट। मेरी बात समझ में आई? कहानी जब मैं सुना रहा था तो मैंने बोला था कि लोगों ने क्या किया? स्टेट बना दिया कि स्टेट बन जाएगा ये, और स्टेट जो है अब हमारे भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन बीच में पहले भी उनके साथ धोखा हो चुका था। उन्होंने पहले किंग बनाया था। किंग क्या करता था? अपनी भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि स्टेट को बनाए, स्टेट भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दे। तो लोगों ने सोचा फिर क्या करें? बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसमें लिखवाओ कि स्टेट हमें ये देगा, हम स्टेट को ये देंगे, और अगर स्टेट इस चीज को ब्रीच करेगा तो हम स्टेट को हटा देंगे, दूसरी स्टेट बनाएंगे। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट और पब्लिक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट हमारे राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता, हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्नैच नहीं कर सकता। पुलिस आपके फंडामेंटल राइट को, या स्टेट कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को स्नैच नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस स्टेट है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि स्टेट नहीं कर सकती ऐसा। क्लियर हो गया? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पब्लिक और स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसमें सब लिख दिया गया कि हम क्या देंगे, वो क्या देगा हमें, और कहां तक स्टेट की लिमिटेशन है, कितना स्टेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरह से लीगल बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन।
क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों जरूरत पड़ी स्टेट की? स्टेट हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। इसलिए स्टेट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग बेटा, हम अकेले तो ब्रिज नहीं बना सकते, हम अकेले तो फ्लाईओवर नहीं बना सकते, हम अकेले तो मेट्रो नहीं चला सकते। स्टेट के पास फाइनेंस है, स्टेट और स्टेट को सब फाइनेंस देंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है, उसमें लिखा है कि हम टैक्स देंगे। स्टेट के पास फाइनेंस होगा, स्टेट बनाएगा, क्योंकि स्टेट उसमें ही लिखा हुआ है कि स्टेट वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो वेलफेयर में ब्रिज बनाएगा, मेट्रो बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, सैनिटेशन प्रोवाइड करेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? पॉइंट ये आता है कि साहब जब स्टेट दिखाई नहीं देता, ठीक है, टेंजिबल नहीं है, टच नहीं कर सकते, सो स्टेट कैसे पता चले कि स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बोला स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट स्टेट क्या होता है, उसकी टेरिटरी होती है, टेरिटरी, एरिया होगा। फिर दूसरा बोला पॉपुलेशन होगी उसके पास, तीसरा बोला सोवर्निटी होगी। बोले साहब ये क्या बोल दिया आपने सोवर्निटी? बोले साहब सोवर्निटी का मतलब क्या है? बोला सोवर्निटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन, स्टेट के पास राइट टू टेक डिसीजन होगा, राइट टू टेक डिसीजन एंड टू इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस। दोज डिसीजंस, राइट टू टेक डिसीजन होगा और इंप्लीमेंट करने का, उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का भी राइट होगा। जैसे मान लीजिए सॉवरेन क्या है, इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। हमने डिसाइड किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर को क्या करेंगे, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना देंगे। हमने डिसाइड किया, हमने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट कर दिया ना। पहले स्टेट था, आज यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या किया, 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई और एक लद्दाख बन गई। स्टेट क्या है, सॉवरेन है, डिसीजन भी खुद ही लेगा, इंप्लीमेंट भी खुद करेगा। अब इसमें चाइना बोले कि तुमने तो बहुत गलत कर दिया, अब इसमें बेटा चाइना बोले कि नहीं साहब तुमने तो बहुत गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर के साथ। नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट, हम डिसाइड करेंगे कि हमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या करना है। तुम नहीं बोल सकते, तुम भी सॉवरेन स्टेट हो, चाइना भी सॉवरेन स्टेट है, तिब्बत के साथ जो मर्जी करो, हम भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो सॉवरेनिटी है। जैसे कई बार क्या बोलते हैं, हम हरियाणा को भी स्टेट बोलते हैं, हरियाणा को भी स्टेट बोलते हैं, इंडिया को भी स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। सो इंडिया भी स्टेट है और हरियाणा भी स्टेट है। क्यों? क्योंकि हरियाणा की भी टेरिटरी है, हरियाणा के पास भी पॉपुलेशन है, हरियाणा के पास भी सोवरेनिटी। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो सोवरेनिटी है, लेकिन लिमिटेड सोवरेनिटी है, लिमिटेड। हरियाणा स्टेट के पास सोवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। हरियाणा अगर मान लीजिए चाइना के साथ ट्रेड करना चाहता है तो वाया सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, खुद नहीं कर सकता। हरियाणा की कोई फॉरेन पॉलिसी है? कभी हरियाणा में देखा कोई फॉरेन मिनिस्टर होता है? हरियाणा फॉरेन मिनिस्टर चौटाला साहब, ठीक है, नहीं होते। हरियाणा का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो फॉरेन रिलेशनशिप उसने किसको दे रखे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। मींस हरियाणा के पास क्या है, लिमिटेड सोवर्निटी है। हरियाणा के पास क्या है, लिमिटेड सोवर्निटी, लेकिन है तो सही, सोवर्निटी है, इसलिए हरियाणा को भी स्टेट बोलते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अगर देखो, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है टेरिटरी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सोवर्निटी। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी गवर्नमेंट। इंडिया भी स्टेट है, हरियाणा भी स्टेट, दोनों ही स्टेट। गवर्नमेंट क्या है बेटा? अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखो तो उसके पास 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ऑफ द पॉलिसी। एंड जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? पार्लियामेंट। इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस ऑफिसर्स। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, अगर मान लो कोई पॉलिसी बन गई और कोई बोलता है कि नहीं साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको कौन बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है? जुडिशरी बताएगी बेटा। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं, आज हमने बना दिया, हमें पता है कि हमने क्यों बनाया, ये आर्टिकल हमने लिख दिया। कल अगर मान लो इस पर डिस्प्यूट हो जाए, लोगों को समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, तब कौन सॉल्व करेगा? बोला जुडिशरी। तो इसलिए जुडिशरी, मैंने बोला एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। हर चीज की नेसेसिटी थी इसलिए बना। जुडिशरी भी इसीलिए बना कि उसकी जरूरत थी। जुडिशरी भी क्यों बना? क्योंकि उसकी जरूरत थी, इसलिए जुडिशरी बना। कि बाद में हमारे मरने के बाद फाउंडिंग फादर्स जो थे कि बोला हम तो जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं बोले साहब जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो ठीक है। फाउंडिंग फादर्स ने बोला जब तक हम जिंदा हैं, कोई पूछेगा तो हम समझा देंगे कि यूं बना था, लेकिन अगर हम मर जाएंगे फिर क्या होगा? कौन समझाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को? बोला हम जुडिशरी बनाएंगे, वो बताएगी कब क्या होना चाहिए या क्या मतलब है इसका। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी किसके हाथ में है? जुडिशरी के हाथ में। आप देखिए बेटा, लेजिस्लेचर फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी करता है, मतलब पार्लियामेंट क्या करती है? फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी को बनाती है। बजट किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, इंप्लीमेंट करेगी, जो भी बनेगा उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स। परमानेंट, एक बार लग गए तो लग गए, अनलेस और अनटिल 500 करोड़ का करप्शन ना करो। ठीक है, इतना ज़्यादा करप्शन ना करो, नहीं तो बेटा हटते नहीं हैं, जितनी मुश्किल से लगते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल से हटते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 311, 312 सिर्फ आईएएस को प्रोटेक्ट करते हैं। शील्ड बना रखी है इन्होंने आईएएस को प्रोटेक्ट करने की। तो जितनी मुश्किल से लगते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल से छूटते हैं। नौकरी छूटते छूटते भी नहीं छूटती। ठीक है, कमेटी बन जाती है, कमेटी जांच करती है, कुछ नहीं होता, बाद में पता चला था सब ठीक है। कुछ होता इतना जल्दी नहीं होता जब तक बेटा 1000 करोड़ ना खा लो। 1-2 करोड़ तो ऐसे ही अभी नहीं चलते, कहाँ रख दिए। ठीक है, कोई कुछ नहीं पूछता 1-2 करोड़ में। जब 1000 करोड़ खा जाओगे तब लोग सोचते हैं कि हाँ गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, उस पूरा ही खा गया नालायक, थोड़ा हमें भी दे देता। ठीक है, तब दिक्कत होती है, इसलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर आज हैं कल नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर आज हैं कल नहीं होंगे, फॉरेन मिनिस्टर आज है कल नहीं होंगे, 5 साल के लिए।
ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। हम लोग जो बनते हैं, आप लोग जो बनेंगे वो क्या होंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। इसलिए देखना कभी भी बेटा पॉलिटिशियंस भी आईएएस ऑफिसर की बहुत इज्जत करता है। क्यों इज्जत करता है उसे पता है, मैं टेम्परेरी हूँ, ये परमानेंट। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, आज मिनिस्टर हूँ तो बहुत पावर है, कल मिनिस्टर नहीं होगा तो ये मुझे खींच के ले जाएगा आईपीएस ऑफिसर और डंडे मारेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी नौकरी तो जाएगी नहीं, मेरी चली जाएगी, मैं तो 5 साल के लिए। तो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, स्टेटस बहुत हाई है इसमें बेटा। स्टेटस, ये जो जॉब है ना, इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। स्टेटस आईएएस आईपीएस का स्टेटस बहुत हाई है। कोई पास से भी गुजर जाए ना, कोई दूसरे दूर दूर के रिश्तेदार बोलते हैं मेरा भतीजा है दूर का, उसको भी पास बोलते मेरा लाडला भतीजा, देखा नहीं कभी उसे, लाडला भतीजा है मेरा, आईएएस है, कभी मिले भी नहीं उससे, लेकिन आईएएस है, नाम यूज करेंगे आपका, समझ रहे हैं। जो बेटा रिश्तेदार तुम्हें देखना नहीं पसंद करते थे, बोलते नलायक, किसी काम का नहीं, कुछ नहीं करता, वो लोग रिश्तेदारी निकालेंगे कि बस ये है, ये है, ये बस हमारा ही है। मैं तो जानता था होनहार है ये, बचपन से मुझे पता था कि यही करके दिखाएगा बस। तो ये स्टेटस है बेटा, इसके साथ है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ये क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ऐसा स्टेटस बेटा आईएएस चाहे ना तो किसी भी कंपनी के सीईओ एमडी जो भी हो बाहर बिठाए रखेगा और मिलेगा नहीं जब तक मन नहीं करेगा उसका। प्रधानमंत्री को ही देख लो, जब जाते हैं तो बेटा लास्ट में आईएएस के पास ही जाते हैं भरने के लिए, फॉर्म भरना होता है ना इलेक्शन के लिए, तो किसके पास जाते हैं, आईएएस के पास ही जाते हैं। आईएएस बैठा होता है, प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं, समझ रहे, पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी देखी नहीं थी बेटा, फेसबुक पे बहुत पॉपुलर हुई थी, पावर ऑफ आईएएस, स्टेटस ऑफ आईएएस, कितनी पावर है, ठीक है। तो ये चीज तो गवर्नमेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जुडिशियरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी। और ये तीनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशियरी अपना काम करेगी। एग्जीक्यूटिव कभी पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं करेगा, जुडिशियरी कभी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, सब अपने अपने डोमेन में वर्क करेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगी। तीनों कभी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये प्रिंसिपल कहाँ लिखा हुआ है, मैं अपने घर से थोड़ी लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये सब कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब लाइन पढ़िए जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखवाई थी। फंक्शंस क्या है बेटा, इसके फंक्शंस मैंने बताया ना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये, इसका फंक्शन ये। अब फर्स्ट लाइन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज लीगल सैंक्टिटी। लीगल सैंक्टिटी किसने दी, हमने दी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने, हमारे फाउंडिंग फादर ने उस पर साइन किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने ही तो लीगल सैंक्टिटी दी, हमने ही तो उसे लीगलाइज किया कि ठीक है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसे फॉलो करेंगे। लीगल सैंक्टिटी किसने दी, हमने दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच हैज लीगल सैंक्टिटी विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल, विच कंटेन्स फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। और ये गवर्नमेंट किसकी है, स्टेट, क्योंकि स्टेट का एक फीचर है गवर्नमेंट। स्टेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई पूरी तरह से, हाँ जी बोलिए, ठीक, क्लियर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट विच हैज लीगल सैंक्टिटी विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इतना क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, इट ऑल्सो कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, इट ऑल्सो कंटेन्स ideals and aspirations, एस्पिरेशंस। अब साहब ये आइडियल्स क्या है और एस्पिरेशंस क्या है,
आइडियल्स, आइडियल्स की बात करते हैं। डेमोक्रेसी, आइडियल्स का मतलब जिसको हम अचीव कर चुके हैं, विच हैव बीन अचीव्ड। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? फ्रीडम ऑफ चॉइस। डेमोक्रेसी क्या आइडियल है? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन है चाइना के पास, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। पॉपुलेशन है चाइना के पास, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया वर्ल्ड में। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? फ्रीडम ऑफ चॉइस। जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी उतना ज्यादा डेमोक्रेसी होगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस अगर इंक्रीज होगा तो डेमोक्रेसी भी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथन होगी। अगर ज्यादा चॉइस, जैसे आज देखिए बेटा, आज आपके पास अगर फोन का सिम लेना है, आइडिया का ले सकते हैं, वोडाफोन का ले सकते हैं, हाँ एयरटेल का ले सकते हैं, जियो का ले सकते हैं, मरो का ले सकते हैं, मरो नहीं है, जियो का ले, BSNL का ले सकते हैं, MTNL कुछ ले लीजिए। बाबा रामदेव भी लॉन्च कर रहे थे, हाँ वो भी सिम बनाने वाले थे, पता नहीं बनाई नहीं बनाई है। मार्केट में नहीं बाबा रामदेव का, अभी नहीं है, आ जाएगा। प्राइस है नहीं है तो क्या है? डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूट है बेटा, यहाँ IAS के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। प्राइस प्राइस है आपके पास, मीन्स डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस। कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे ही डेफिनेशन पूछो वैसे ही बेटा तोते की तरह रटे हुए बोल देते हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। बचपन से रटा है, टीचर ने यही रटवाया है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? बच्चा बोलता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यही बोलता है ना। तो जैसे ही पूछो डेमोक्रेसी तो बच्चा यही बोल देता है कि साहब हमें तो यही बताया गया है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, बस। लेकिन ये डेफिनेशन बेटा अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी ये है। अब्राहम लिंकन बोलता है। क्या अब्राहम लिंकन से पहले डेमोक्रेसी नहीं थी? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं थी? ये अब्राहम लिंकन का पर्सपेक्टिव है, उसकी अपनी सोच है कि मेरे अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग ये है डेफिनेशन। लोगों ने बेटा इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। लोगों ने बोला अच्छा ये बोलते हो, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। बोला ये डेफिनेशन बताते हैं ना अब्राहम लिंकन। बोला देखो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, लोगों से दूर, बाय द पीपल खरीद लो, एंड ऑफ द पीपल करप्शन के दौर में ऑफ कर दो लोगों को। देख रहे हो, बोला ऐसे ही जाएगा। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फार हो गया, लोगों से दूर, करप्शन के दौर में ये हो गया। बाय द पीपल, लोगों को खरीदो। होता ना वोटिंग के टाइम पे, डेमोक्रेसी क्या होती है, 1000 रुपये दो, 10 किलो का टीन दे दो घी का, सारे वोट तुम्हारे, पर हेड 1000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये घर को दे दो, 10,000 रुपये 10 किलो का एक घी का टीन दे दो। हरियाणा है तो घी पे ज़्यादा, और कुछ नहीं तो वो बोतल आती है बेटा जो सारी चीज़ें चेंज कर देती है, दे दो। हो गया ना चेंज, डेमोक्रेसी। लेकिन ये नहीं लिखना बेटा, ये तो मैं मजाक में बता रहा हूँ, मीनिंग चेंज हो गए हैं टाइम के साथ। और ये जो डेफिनेशन ऊपर वाली थी, ये डेफिनेशन किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी।
वैसे डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म होगा, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, उतना ज़्यादा चॉइसेस होंगी आपके पास, और जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी। नहीं, ठीक है? तो अभी देखिए, अभी क्या है, सेम सर्विसेज, आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। बहुत ज़्यादा पैसा है, घर पे ही बनवा लो, रूम है उसी पे ही कर लो, चॉइस है आपके पास, राइट? तो डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? फर्स्ट आइडियल हम अचीव कर चुके हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकेंड आइडियल, ये किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड इज रिपब्लिक। सेकेंड आइडियल इज रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ये डेफिनेशन होती है हमारे यहाँ बेटा। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ तो इलेक्टेड लिखा है ना। अब इलेक्टेड में तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। बात देखिए, डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं। ऐसा तो लिखा नहीं कि डायरेक्टली इलेक्टेड ही होना चाहिए, बस ये लिखा हुआ इलेक्टेड होना चाहिए। अब इलेक्टेड तो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या? इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री, और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन कितना एडवांटेज देता है? जैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन ऐड कर दो, वैसे ही हर कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? लार्जेस्ट हो जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, वन ऑफ द बोलना चाहिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि पब्लिक भी वो भी बोलता है, चाइना भी बोलता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वोनालाइक भी तो बोलता है। तो इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट बोलना चाहिए। वो बोलता है ना, पीआरसी बोलता है, पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहाँ भी हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है, इसलिए वो भी अपने आप को बोलता है कि रिपब्लिक है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ये बोल सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। तो चाइना भी रेस में आ जाता है कि मैं तुमसे कम नहीं पॉपुलेशन में, ठीक है? चाइना का नाम देखते हैं ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, नहीं? तो इसलिए नहीं बोलते कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना भी रेस में, ठीक है? लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना इज नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्लियर हो गया? ये याद रहेगा। तो रिपब्लिक हेड, अब बेटा ये इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? हम क्यों इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए? प्रॉब्लम क्या थी बेटा? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो वहाँ लुइस 16 और ये सब नाम सुना होगा बेटा, किंग थे लुइस 16, और मोनार्की सिस्टम थी। तो नेशनल असेंबली थी वहाँ, ठीक है? जो जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद नेशनल असेंबली बनी। तो नेशनल असेंबली ने सोचा कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो मोनार्की ज़्यादा डेस्पोटिक ना हो पाए, जो किंग है बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक ना हो पाए। तो उन्होंने सोचा कि जो इंग्लैंड में सिस्टम है ना, वैसे ही सिस्टम हम अडॉप्ट कर लेते हैं। बोला इंग्लैंड में कैसा सिस्टम है? बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और इंग्लैंड में ये बहुत सक्सेसफुल सिस्टम था, आज भी है, आज भी वहाँ पे ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस के लोगों ने सोचा कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर लेते हैं। इसमें मोनार्क तो होगा, किंग तो रहेगा, लेकिन किंग बस किसी काम का नहीं है, साइन करेगा बस बिल पे, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे। लुइस 16 को पता चला
कि ये होने वाला है। उसने सोचा कि साहब मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। अब ये सिस्टम बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ इस्टेब्लिश हो गई, नेशनल असेंबली वहाँ, जैसे हमारी कांग्रेस थी ऐसे वहाँ नेशनल असेंबली थी, उसने इस्टेब्लिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने उसको इस्टेब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। लुइस 16 को लगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में से मोनार्क ही भाग जाएगा तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बोलेंगे फिर वही मोनार्की सिस्टम लेकर आओ। तो उसने दिमाग लगाया और वहां से भाग के स्पेन, उसका दोस्त था बेटा स्पेन का किंग, वहां भाग गया। अब जब वहां भाग गया तो नेशनल असेंबली ने सोचा यार ये तो बहुत गलत है, अब मोनार्क ही नहीं है तो बिल साइन किससे होंगे, कौन करेगा प्रूव, साइन तो होने चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कोलैप्स कर गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब उनको लगा कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हेड ऑफ द स्टेट भाग भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले कैसे? बोला अब क्या करेंगे, हम इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट रखेंगे। हेड ऑफ द स्टेट को क्या करेंगे, इलेक्ट करके रखेंगे। बोले इलेक्ट करके रखेंगे तो क्या, भाग गया तो? बोला भाग जाने तो दूसरे को इलेक्ट कर लेंगे। भाग जाएगा, मान लो भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को इलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मोनार्क, किंग तो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता, किंग तो पैदाइशी होते हैं बेटा, हायरार्की से आते हैं, एक लीनियज से आते हैं। तो बोल वहां से कॉन्सेप्ट आया रिपब्लिक का, इलेक्टेड हेड ऑफ द। तो ये रिपब्लिक वर्ड हमने कहां से कॉपी पेस्ट किया? फ्रांस से, फ्रेंच से कॉपी पेस्ट किया। तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। क्लियर हो गया? ऑनलाइन बेटा मृदु जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, वीरेंद्र जी समझ में आ रहा है? मृदु जी समझ में आ रहा है? ठीक है जी। मोहित जी, तो रिपब्लिक हो गया ये कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी समझ में आ गया, रिपब्लिक, ये सब क्या है? आइडियल्स। ये क्या है? आइडियल्स। इसके बाद नेक्स्ट आया, नेक्स्ट आइडियल क्या है? सोवर्निटी। सोवर्निटी ये क्या है? राइट टू मेक डिसीजन एंड टू इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस। राइट टू मेक डिसीजंस and to implement those decisions right to make decision and to implement those decisions। डिसीजन करने का अधिकार और उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार। सोवरेन, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, सोवरेनिटी है हमारी। हमें कोई बेटा अभी आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक ग्रुपिंग हुई थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया ने मना कर दिया, बोला हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट। सोवर्निटी हमारे पास, एक्सटर्नल सोवर्निटी भी है, इंटरनल सोवर्निटी भी, दो टाइप की सोवर्निटी होती है। सोवर्निटी को अगर देखें तो एक्सटर्नल सोवर्निटी है। एक्सटर्नल सोवर्निटी का मतलब इंडिया से बाहर हम किसी ग्रुप के मेंबर बने ना बने हम डिसाइड करेंगे। इंटरनल सोवर्निटी, हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दें, हमारी सोवर्निटी है, कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो इंटरनल सोवर्निटी। देयरफॉर सोवर्निटी टू टाइप्स की होती है, एक एक्सटर्नल सोवर्निटी, अदर इज इंटरनल सोवर्निटी। राइट? क्लियर? तो फर्स्ट आइडियल इज डेमोक्रेसी, सेकंड आइडियल इज रिपब्लिक, थर्ड आइडियल इज सोवर्निटी, नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है? इन द हमारे यहाँ बेटा हमारा जो सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म भी दो टाइप का है। एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म है,
और ये एक इंडियन सेकुलरिज्म। हमने ना हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लिया है, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है। इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या बोलता है? क्लियर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है। दिस इज स्टेट, दिस इज रिलीजन। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। वेन डायग्राम है, कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखेगा। स्टेट विल नेवर इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन विल नेवर इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? फ्रांस में क्या था बेटा? फ्रांस में ना मोनार्क होता था, स्टेट, उस पर चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सबसे ज़्यादा लैंड चर्च के पास थी। चर्च इंटरफेयर करता था पॉलिटिक्स में। तो जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया कि जब हमेशा ना सेरेमनी होती, किंग बना नेपोलियन, जब किंग बना तो वहाँ एक कस्टम था कि पोप क्या करता था, उसके सर पे क्राउन रखता था। सो नेपोलियन ने वो क्राउन छीन के खुद ही रख लिया। मीन्स नेपोलियन ये शो करना चाहता था कि अब से, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, अब के बाद रिलीजन विल नेवर इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। तो मीन्स फ्रांस ने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। स्टेट विल नेवर इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन विल नेवर इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। रिलीजन ना स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा, ना स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करेगा। ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म बोलता है, इंडियन सेकुलरिज्म, इन द आई ऑफ स्टेट, इन द आई ऑफ स्टेट ऑल रिलीजन आर इक्वल। सारे रिलीजन क्या है? इक्वल है। क्रिश्चियन हो, हम सबको सपोर्ट करते हैं बेटा। हज जाते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है स्टेट। जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है गुरुद्वारे, उनको भी सपोर्ट करता है। मुहर्रम सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता, खैर मुहर्रम को तो दुख का दिन होता है। मुहर्रम जानते हैं ना, शिया मुस्लिम्स, ठीक है, दुखी होते हैं उस दिन, हाय हसन हम ना हुए, ऐसे बोलते हैं ना, तो दुख का दिन होता है, वो सेलिब्रेशन नहीं होता। वो भी सपोर्ट करता है स्टेट। इन द आई ऑफ स्टेट, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं आप लोग, में सपोर्ट करता है। वैष्णो देवी, स्टेट सपोर्ट करता है। कैलाश, स्टेट सपोर्ट करता है। तो हमारे यहाँ सपोर्ट की बात है, यहाँ क्या है? सेपरेशन की बात है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म सेपरेट करने की बात करता है, इंडियन सेकुलरिज्म सपोर्ट की बात करता है, और इक्वली सपोर्ट करेगा, हर रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करेगा। मीन्स सेकुलर है बेटा, सेकुलरिज्म है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये क्या है? ये भी आइडियल है, हम अचीव कर चुके हैं। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बोलते हैं, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। क्लियर हो गया? फर्स्ट आइडियल क्या था? डेमोक्रेसी। सेकंड आइडियल रिपब्लिक। थर्ड आइडियल सोवर्निटी। फोर्थ आइडियल सेकुलरिज्म। सोशलिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट आइडियल इज सोशलिज्म। सोशलिज्म भी दो टाइप का है बेटा, एक वेस्टर्न सोशलिज्म है, रशियन वेस्टर्न सोशलिज्म, एंड एक इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म है, इंडियन सोशलिज्म, जिसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला जाता है, जिसको हम फैबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न सोशलिज्म बोलता है रिवोल्यूशन, हम इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे रिवोल्यूशन के थ्रू। जैसे 1917 में रशिया में रिवोल्यूशन हुआ, एंड द वेरी नेक्स्ट डे जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी सब नेशनलाइज हो गई, नेशन स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई। तो रिवोल्यूशन के थ्रू एक ही दिन में रिवोल्यूशन हुआ। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। कैसे? इगैलिटेरियन का मतलब इक्वल सोसाइटी। कैसे बनाएंगे इगैलिटेरियन सोसाइटी? स्टेट ने सारी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया, रिवोल्यूशन हुआ, एक ही दिन में सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज हो गई, और
स्टेट की प्रॉपर्टी होगी सारी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। इक्वल फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ये रिवोल्यूशन के थ्रू है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं हमारे यहाँ इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, इक्वल हो, लोगों में गरीबी अमीरी या रिच एंड पुअर, हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट ना हो। हम भी ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन हम रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं, वन नाइट नहीं करेंगे कि एक ही दिन में हमने सारी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, मीन्स रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हम क्या चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो सोशलिज्म है वो कस्टमाइज है, हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। मीन्स हम चाहते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बने, लेकिन कैसे? थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेसी के थ्रू। रिजर्वेशन देंगे हम, ईडब्ल्यूएस को हमने रिजर्वेशन दिया 10%, SC ST OBC सबको रिजर्वेशन है। स्कीम्स लेकर आएंगे उनके बेनिफिट के लिए, जिससे वो क्या हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि रिवोल्यूशन करेंगे एक ही दिन में, वेस्टर्न सोशलिज्म नहीं है हमारा। जो सोशलिज्म है, हम सोशलिज्म का मतलब है इक्वल सोसाइटी, इनइक्वालिटी मिनिमाइज्ड हो, मिनिमम इनइक्वालिटी हो। तो हम सोशलिज्म चाहते हैं, एक ऐसा सोशलिज्म चाहते हैं, लेकिन सोशलिज्म हम रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं लाना चाहते। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है जस्टिस फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम जस्टिस चाहते हैं, सोसाइटी में सोशल जस्टिस चाहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस चाहते हैं, थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, स्कीम्स, डिबेट, डिस्कशन, इन सब के थ्रू हम क्या चाहते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, इक्वल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, सोशलिज्म। हमारा जो सोशलिज्म, इसलिए हम अपने सोशलिज्म को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं। हम अपने सोशलिज्म को क्या बोलते हैं, फैबियन सोशलिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आइडियल्स कितने हमने पढ़े, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, एंड इन सब को अचीव कर चुके हैं, ये सब अचीव हो चुके हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, हमारे यहाँ बेटा सोशलिज्म, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट था सोशलिज्म का, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था एक स्टेटमेंट, वी वांट टू मेक, लिख लीजिए, वी वांट टू मेक पुअर पीपल रिच, वी वांट टू मेक, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, वी वांट टू मेक पुअर पीपल रिच, we want to make poor people rich, but not by making rich people poor, but not by making rich people poor, but not by making rich people poor, but not by making rich people poor। रिच लोगों को पुअर बना के नहीं, ऐसा नहीं कि बेटा गरीब लोग, अमीर लोग हैं, उनसे पैसे छीन के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो ये उनकी फिलॉसफी थी, उस टाइम पे बोला था सोशलिज्म का। बेसिकली हम चाहते हैं कि पुअर लोग रिच हो जाए, लेकिन कैसे? जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हम उनको, रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके। कैसे होगा? कास्टिज्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे, कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सोशलिज्म वन डे का सोशलिज्म नहीं है कि एक दिन रिवॉल्यूशन किया और सबको बराबर कर दिया, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की, अब स्टेट सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे विल गेट रिजर्वेशन, दे विल गेट बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स, दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, so that they can excel in their life, they can achieve economic growth, they can achieve social growth, they can achieve political growth। is it clear? ठीक है, so these are the ideals, these are the ideals। next lecture में बेटा aspirations, we will discuss about the aspirations। aspirations क्या है, we will discuss in the next lecture। ठीक है, तब ये definition हमारी complete हो जाएगी, that constitution is a document which has legal sanctity, which contains principles and functions, and also contains ideals and aspirations। clear हो गया?
ठीक है, तो इतना करना है।